शुरुआत करते हैं आज की क्लास को और आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। इससे पहले हमने देखा था कि गांधी जी जो है वो 1915 में जो है वो भारत वापस आ जाते हैं। जब वो भारत वापस आते हैं तो उस टाइम पे भारत में जो है वो एक मूवमेंट चलती है, दैट इज़ होम रूल लीग मूवमेंट। आप बताएंगे कि ये जो होम रूल लीग थी इसके कौन कौन जो है वो मेंबर्स थे, या ये इसमें कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे। सर, एक तो मतलब एनी बेसेंट ने तो स्टार्ट की है। ठीक है, एनी फिर बेसंत हो तिलक गया। हो और गए। एनी बेसंत हो गए, और दूसरे लीडर कौन थे इसमें? तिलक। बाल गंगाधर तिलक। तो ये दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने दो बड़ी मूवमेंट्स जो है वो अलग अलग शुरू करी। मुझे बताओ पहले किसने करी थी, तिलक ने या एनी बेसंत ने? तिलक ने ओके। अप्रैल में, और एनी बेसंत ने? सितंबर में, सेम ईयर सेम 1916। ईयर सितंबर। इसके बाद 1917 में देखो आईएनसी ने, सॉरी, आईएनसी ने जो है वो आपका एनी बेसंत को प्रेसिडेंट भी बना दिया। क्यों? क्योंकि एनी बेसंत बहुत फेमस हो गई थी होम रूल लीग की वजह से। तो अब इसके बाद जब गांधी जी आते हैं तो एक तो होम रूल लीग चल रखी थी, दूसरा यहाँ पर गांधी जी आते हैं और अपने 3 टेस्ट करते हैं। मुझे ये 3 टेस्ट के बारे में जल्दी जल्दी बताओ कि कौन से टेस्ट में क्या गांधी जी ने जो वो टेक्निक फॉलो की थी। सर, एक तो था, तीन टेस्ट थे। एक था चंपारण सत्याग्रह, एक था खेड़ा सत्याग्रह और एक था अहमदाबाद मिल इंसिडेंट। ठीक है। तो चंपारण सी से सी आपने कहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया गुड था गुड चंपारण गुड। में। और वो इंडिगो वाला था, तिनखतिया सिस्टम, उसके लिए रिवोल्ट था। और खेड़ा में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। हम्म। और अहमदाबाद में हंगर स्ट्राइक थी, वो उसके लिए बोनस के लिए जो वर्ल्ड वॉर 1 वाला था वो 35% पे सेट हुआ था। ओके। और मुझे बताओ चंपारण जो सत्याग्रह था वहां पर जो है वो उस टाइम पे किसने गांधी जी को इनवाइट किया था? सर, उसका नाम शायद, क्या नाम था उनका? नहीं सर, नहीं याद आ रहा, उनका नाम नहीं याद आ राजकुमार शुक्ला। रहा। ओके। तो इसके बाद गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के फॉर्म में, कि जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था, जब भी रॉलेट एक्ट पास होता है तो गांधी जी प्लान करते हैं उसके अगेंस्ट जो है वो सत्याग्रह लॉन्च करने के लिए। बट लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से जो है वो गांधी जी सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं। इसके बाद जो है वो गांधी जी को जो अगला मौका मिलता है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो गांधी जी को अगला मौका देती है वो देती है 1920 में, दैट इज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो मूवमेंट है इसको हम 3 बड़ी मूवमेंट्स के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यानी कि मूवमेंट जो थी वो गांधी जी ने लॉन्च कर दी, लेकिन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का मतलब ये नहीं हो गया कि सारी जितनी भी मूवमेंट्स उस टाइम पे जो है वो इंडिया में हो रही थी वो इसका पार्ट थी। ये बात समझना। लेकिन कुछ मूवमेंट्स जो थी वो इससे लिंकअप करती थी। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट थी उसकी आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंस। अब नॉन वायलेंस है, दैट मीन्स गांधी को नॉन वायलेंस पसंद है। तो जितनी भी मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंस उस टाइम पे हो रही थी, चाहे वो नॉन कॉरपोरेशन से लिंकअप करती हो या नहीं करती हो, गांधी जी ने उसको सपोर्ट किया और उस मूवमेंट ने गांधी जी को सपोर्ट किया। जैसा फॉर एग्जांपल खिलाफत इशू। ये खिलाफत इशू जो है, जब 1918 में क्या होता है, यहाँ पे 1918 की अगर हम बात करें, ये 1918 में जब यहाँ जब यहाँ पर जो है क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में टर्की डिफीट हो जाता है, टर्की जो है वो ब्रिटेन से हार जाता है। तो जो टर्की के जो उस टाइम के जो है वो रिलीजियस हेड थे, खलीफा, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के भी रिलीजियस हेड है, यहाँ पे जो टर्की के हेड थे उनको जो है वो हटा दिया जाता है। इसकी वजह से पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जो है वो ब्रिटिश अगेंस्ट, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो है वो एक तरह से जो है वो आक्रोश जो है वो रेज हो जाता है। यानी कि जितने भी जो आपके कॉलोनियल कंट्रीज थी, कॉलोनियल नेशंस थे या कॉलोनियल स्टेट्स थी, वहाँ पर जो है वो ब्रिटिश या एंटी ब्रिटेन फीलिंग जो है वो मुस्लिम्स में जो है स्प्रेड होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर तो ये डिमांड करते हैं कि खलीफा को जो है वो रिस्टोर किया जाए, खलीफा जो रिलीजियस हेड थे टर्की में उसको वापस रिस्टोर किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं टिल जब तक जो है वो ये मूवमेंट जो है वो स्प्रेड नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब पहली तो ये फेज हो गई कि वो खलीफा को रिस्टोर करने की डिमांड कर रहे थे। अब गांधी जी को चाहिए था मासिस, गांधी जी को एक मासिस चाहिए थे, दूसरी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, इस खलीफत इशू को सपोर्ट किया। हुआ क्या था कि ये जो खिलाफत इशू थी इसमें भी दो पर्सनालिटीज़ थे, दो आइडियोलॉजीज थी, एक मॉडरेट थे और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट।
अब गांधी जी ने क्या किया कि ये जो मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट खिलाफत में चला था, यानी कि एक मॉडरेट आइडियोलॉजी वाले थे जो बोल रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो करेंगे, एक एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम लीडर्स थे जो बोलते थे कि नहीं हम डायरेक्ट स्ट्रगल फॉलो करेंगे। गांधी जी ने इन दोनों की दोस्ती करवाई, और फिर एक्सट्रीमिस्ट जो थे खिलाफत इशू के, उन्होंने गांधी को इनवाइट किया कि सर आप इस मूवमेंट को लीड करो। गांधी जी को ये अच्छा मौका मिला, और गांधी जी ने क्या किया, एक तो यहाँ पर जो है वो इसको मूवमेंट को लीड किया, और यहाँ पर ये भी कहा कि उन्होंने हिंदूज को भी इनवाइट किया। दैट मीन्स खिलाफत और हिंदू इशू दोनों को मिलाकर जो है वो गांधी ने एक तरह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी का यहाँ पर जो है वो काम किया, मेन टारगेट था। उसके बाद दूसरा आता है पंजाब रॉन्ग। पंजाब रॉन्ग जो है वो 1919 का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो इन दोनों की वजह से पंजाब में क्राइसिस चले थे, जो भी जो है वो उससे भी जो है वो गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो एक नेशन वाइड मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पंजाब में ही वो है अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट की अगर हम बात करें, ये मूवमेंट जो थी वो अगेंस्ट थी किसके, करप्ट महंत। करप्ट महंत मतलब कि जो सिख गुरुद्वारों के जो करप्ट महंत थे, उन्होंने अपना डोमिनेशन बना रखा था, और वही जो है वो सारी मैनेजमेंट कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसने जो है वो करप्ट महंत के अगेंस्ट जो है वॉइस रेज करी, जिसमें इन्होंने डिमांड किया कि रिफॉर्म्स करने हैं, जो गुरुद्वारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रिफॉर्म्स चाहिए, और इन करप्ट महंत को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर निकालो। तो ये तीन मूवमेंट्स थी। गांधी जी ने इन तीन मूवमेंट्स को यूनाइट किया, और एक मूवमेंट जो है वो नेशन वाइड लॉन्च कर दी, जिसमें जिसमें उन्होंने कहा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मतलब जिसको उन्होंने कहा कि ये एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है। यहाँ पर अब क्या होता है देखो, सबसे पहले जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं गांधी जी से कि सर ये खिलाफत इशू हमारा इशू नहीं है, और जिन्ना जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करते। जिन्ना ने गांधी जी को जो है वो, गांधी जी ने जो खिलाफत इशू को सपोर्ट किया वो उसके फेवर में नहीं थे जिन्ना। ये बात याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट फॉर्म में। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है एनसीएम में, कि जो फर्स्ट जो है वो आईएनसी, मतलब बेसिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो ये जो फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट थी, यानी कि पूरे नेशन वाइड एक मूवमेंट जो वो यहाँ ये चली, इसका अप्रूवल जो है वो कलकत्ता सेशन में हुआ, एक स्पेशल सेशन था, और इसकी एंडोर्समेंट जो है वो नागपुर सेशन में हुई। यहाँ पर ना दो फैक्ट है छोटे छोटे। देखो 1919 का जो एक्ट आया था, जिसमें ये कहा था कि इलेक्शन जो है वो भारत में होंगे, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें कहा था कि भारत में इलेक्शन होंगे। तो यहाँ एक पर्सनैलिटी थे CR दास। ये CR दास कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अब सरकार में एंट्री करनी चाहिए, और सरकार के अंदर घुसकर सरकार को जो है वो खोखला करना चाहिए। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मुझे एक चांस दे दो। कलकत्ता सेशन में जो ये 1917 का जो स्पेशल 1920 का स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता सेशन, यहाँ पर जो है CR दास गांधी की बात को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि जो रेजोल्यूशन गांधी मूव करते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लेकर, CR दास उससे एग्री नहीं थे। लेकिन फिर पता नहीं CR दास को क्या हुआ, 1920 में उन्होंने ही रेजोल्यूशन पास किया, उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया, पास करवाया, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। अब ये मूवमेंट की बात करते हैं। ये मूवमेंट जो है वो 2 साल तक रही, यानी कि 1920 से लेकर 1922 के बीच में। और कब तक, 11 फरवरी 1922 तक ये मूवमेंट रहती है। इसमें यहाँ पर 11 फरवरी 1922 में जब ये मूवमेंट का एंड हुआ, तो यहाँ पर जो है वो बारदोली रेजोल्यूशन, एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन आता है, जिसके थ्रू जो है वो गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस लिया। अब ये बारदोली रेजोल्यूशन, और अभी आगे हम पढ़ेंगे एक बारदोली सत्याग्रह, तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये बारदोली रेजोल्यूशन है, वो बारदोली सत्याग्रह हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आईएनसी फेल्ड क्यों हुई। ये जो नॉन कॉर्पोरेशन, सॉरी आईएनसी नहीं, आईएनसी में जो मूवमेंट थी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये फेल क्यों हुई। तो सबसे पहला जो रीज़न था वो था स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस, कि जो एनसीएम थी, ठीक है, ये उतनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर जो है, सॉरी ये एक मिनट, ये कॉजेज है कि जो आपका एनसीएम है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, उसके जो है वो आने के कॉजेज, जैसा हमने खिलाफत इशू पंजाब रॉन्ग पढ़ा, तो उसके ही हम इसको थोड़ा इन डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है कि स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस, यहाँ पर जो है वो भारतीय लोगों में जो है वो अवेयरनेस स्प्रेड हो रही थी। दूसरा, हम स्वराज की डिमांड कर रहे थे। हमने देखा था कि होम रूल लीग जो है, वहाँ पर जो है वो स्वराज जो है वो लोगों तक स्प्रेड करने की बात की गई है। पंजाब की जो इंडस्ट्रीज थी, लाइक रॉलेट एक्ट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड, अनसेटिस्फाइड रिफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हमने मांग की थी स्वराज की, लाइक अदर कॉलोनीज। मतलब हमने बोला था कि हमें थोड़ी ऑटोनॉमी चाहिए, लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा वीटो पावर हमारे पास है, आप जो करना है कर लो।
एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे भारत के जो रिसोर्सेज थे, भारत के जो लोग थे, उन्हें एक तो डिप्लॉय किया गया ज़बरदस्ती आर्मी में। दूसरा, यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनको जो है वो ब्रिटेन में जो वॉर को जो है वो फंड करने के लिए यूज़ किया गया, तो इससे यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इवन हम देखते हैं कि वॉर के एंड में जो फेमाइन भी भारत में आती है, लेकिन सरकार जो है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। देन फीचर्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, कि ये जो एमसीएम थी इसके फीचर्स क्या थे। कॉजेज हमने पढ़ लिए। फीचर्स में सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि हम करेंगे बायकॉट इलेक्शन को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है वो इलेक्शन जो था वो सबसे बड़ा फीचर था, कि भारत में इलेक्शन सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। सेकंड में यहाँ पर जो किया गया वो किया गया सरेंडर ऑफ टाइटल्स, कि जितने टाइटल्स जो है वो ब्रिटिश सरकार ने इंडियंस को दिए थे, तो इंडियंस ने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है वो टाइटल्स थे उनको वापस किया। स्वदेशी को प्रोक्लेम किया गया, यानी कि खादी को यहाँ से जो है वो प्रमोट, खादी एंड विलेज हमारा इंडस्ट्री, हमारा इंडिजीनियस जो है वो इंडस्ट्री थी, उसको प्रमोट किया गया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो यहाँ पर देखी गई है। और तिलक स्वराज फंड यहाँ पर जो है वो गांधी जी कलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि 1920 में जो है वो तिलक की डेथ हो जाती है, तो आफ्टर डेथ ऑफ द तिलक यहाँ पर जो है गांधी जी तिलक स्वराज फंड जो है वो कलेक्ट करते हैं, और मूवमेंट को जो है वो नेशन वाइड स्प्रेड करने में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ से प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से जो फैक्ट आता है कि स्प्रेड ऑफ द एनसीएम, कि एनसीएम कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुई। तो बंगाल में अगर हम बात करें, ये फैक्ट है, आपको याद रखने हैं नाम, ठीक है। बृहेंद्र नाथ, ठीक है, ससमाल, इन्होंने लीड किया था, जिन्होंने एंटी यूनियन बोर्ड एगिटेशन जो है वो लीड किया था। अब देखना रीजनल लीडर्स के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, फिर मैं आपको गांधी जी से रिलेटेड एक और फैक्ट यहाँ पर एट द एंड बताता हूँ। असम में अगर हम बात करें तो जे.एम. सेनागुप्ता, ठीक है, और इस यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था स्ट्राइक्स इन टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन में इन्होंने स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की थी। यूनाइटेड प्रोविंस में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगेरियन राइट्स थे, और इनको लीड किया था बाबा रामचंद्र ने। ये पेपर में पूछा गया है ऑलरेडी, कि जो यूनाइटेड प्रोविंस में जो, यानी कि यूपी अगर हम बात करें यहाँ पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड राइट हुए थे, यानी कि जो फार्मर्स के जो राइट्स थे, उनको किसने लीड किया था? लीड किया था बाबा रामचंद्र ने। अब राइट्स हैं, राइट्स हमने देखा पहले की राइट्स का मतलब क्या हो गया, कि इन्होंने आर्म्स उठा लिए, हथियार उठा लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो राइट्स हुए वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में थे, यानी कि वो बेस्ड थे नॉन वायलेंस पे। अवध में जो है वो यहाँ पर किसान सभा बनती है, किसान सभा मूवमेंट, और एका मूवमेंट, जो ये अवध की जो किसान सभा थी, इसको लीड करते हैं सजानंद सरस्वती। सजानंद सरस्वती अवध की किसान सभा को लीड करते हैं, किसान सभा मूवमेंट को। और एका मूवमेंट जो है वो यूपी में हुई थी यहाँ पर, और इसको हेड किया था मदारी पासी ने। तो ये दोनों नाम में कंफ्यूज मत होना, एका को लीड किया था मदारी पासी ने, और किसान सभा को लीड किया था सजानंद सरस्वती ने। अब किसान से याद रखना, किसान को छोड़ दो, किसान को भूल जाओ, आपको सिर्फ सभा को याद रखना है। देखो, सभा और सजानंद, तो मतलब एस एस से हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था 1929 में, हम सिर्फ यहाँ पर किसान सभा और यूपी के बारे में बात कर रहे हैं। 1929 में क्या हुआ था, यहाँ पर बिहार में प्रोविंशियल काउंसिल बनी थी, यानी कि बिहार प्रोविंशियल काउंसिल बन गई थी, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। और साथ में 1936 में जो है वो ऑल इंडिया किसान सभा। यानी कि देखो यहाँ पर अगर हम समझे कि एक तो अगेरियन राइट्स हुए यूपी में सबसे पहले छोटे लेवल पर, उसके बाद किसान सभा यूपी में बन गई। फिर ये किसान सभा के जो लीडर थे सजानंद सरस्वती, इन्होंने कहा कि अब किसानों के जो मुद्दे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के थ्रू नेशन वाइड सॉल्व करना है। तो मतलब एक नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए फार्मर्स के लिए, तो उन्होंने 1936 में जो है वो यहाँ पर ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो बनाई। ये लिंक अप करते हैं किसान सभा के साथ, लेकिन किसान सभा की शुरुआत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के टाइम पे हुई थी, तो इसलिए हमने इनको साथ में यहीं पर कवर कर दिया। अब उसके बाद आता है पंजाब। पंजाब में एक तो अकाली मूवमेंट थी। अकाली मूवमेंट का जो मेन टारगेट था, जो करप्टेड महंत थे उनको रिप्लेस करना था। एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक जो कमेटीज थी उसमें रिफॉर्म्स करना, ताकि जो है वो यहाँ पर जो है वो सुधार जो है वो किए जा सके। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, गुजरात में, जो गुजरात में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लीड करते हैं वो कहते हैं सरदार पटेल। और मैंने बात की थी कि सरदार पटेल की एक सत्याग्रह से जो है वो एंट्री हुई है। गांधी जी के 3 टेस्ट में से कौन सा टेस्ट था जिसके थ्रू जो है वो यहाँ पर सरदार पटेल जो है वो गांधी जी के साथ जुड़ते हैं? जल्दी बताओ। सर अहमदाबाद मिल में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या खेड़ा सत्याग्रह में?
खेड़ा सत्याग्रह या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? सर फिर खेड़ा ही होगा। फिर खेड़ा ही मेरे होगा। को पक्का नहीं पता। तो ये खेड़ा सत्याग्रह है, जहाँ से जो है वो सरदार पटेल जो है वो गांधी जी को जो है वो ज्वाइन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो आंध्र प्रदेश में हम बात करें रंपा रेबेलियन की। रंपा रेबेलियन आंध्र प्रदेश में 1921 1922, ये भी नॉन वायलेंस बेस्ड था, और इसके जो लीडर थे वो थे अलूरी सीतारामा राजू, जिसके ऊपर बनी है RRR। ये जो RRR है ना, RRR, ये जो है वो इस पर्सनालिटी के ऊपर मूवी बनी है, अलूरी सीतारामन राजू। इन्होंने नॉन वायलेंस को फॉलो किया था। सर ये भी मतलब अकाली मूवमेंट में है? ये है आपका अकाली में नहीं है, ये अकाली मूवमेंट पंजाब में, ये नॉन कॉरपोरेशन हाँ। मूवमेंट में है। अकाली मूवमेंट अच्छा पंजाब में ठीक। थी, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का पार्ट। ठीक है ठीक है। और एक फैक्ट और बता देता हूँ यहाँ पर आपको, वैसे तो अकाली मूवमेंट को अलग से भी पढ़ेंगे। अकाली मूवमेंट जो है वो सबसे बड़ी मूवमेंट थी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की, जो 1925 तक चली है। 5 साल ये मूवमेंट चली है। देखो ये सब ये छोटी छोटी मूवमेंट्स है, लेकिन इनका जो मेन जो मकसद था और जो उनका तरीका था वो नॉन वायलेंस का था, तो इसलिए इनको नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का पार्ट माना जाता है। देन तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो सी राजागोपालाचारी तमिलनाडु में जो है वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को लीड कर रहे थे। और केरला में यहाँ पर जो है वो मोपला अपराइजिंग हुई है। केरला में मोपला अपराइजिंग या मोपला रेबिलियन। अब यहाँ पर क्या है, देखो केरला की अगर स्टोरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पीजेंट थे वो थे मुस्लिम्स, लेकिन जो जमींदार थे वो थे हिंदू। तो ये जो मुस्लिम्स थे, यहाँ पर मुस्लिम वर्सेस जमींदार, यानी कि पीजेंट वर्सेस जो है वो जमींदार हो रखे थे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्लैशेस देखे गए हैं। और जब यहाँ पर क्लैशेस हुए, यानी कि यहाँ पर वायलेंस हुआ, तो गांधी जी ने कहा कि मेरा कोई लिंक नहीं है मोपला अपराइजिंग के साथ। उसके बाद विड्रॉ की अगर हम बात करें, देखो विड्रॉल की कहानी तो और भी ज़बरदस्त है। अब गांधी जी को 1922 तक ये पता चल गया था कि मासिस जो है वो रेडी नहीं है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। भी मासिस को अभी तक स्वराज और नॉन कॉपरेशन का पता नहीं चल रहा है, जगह जगह पे वायलेंस हो रहा है, लोग जो है वो वायलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से गांधी जी मौका ढूंढ रहे थे मूवमेंट को सप्रेस करने का। दूसरी साइड ब्रिटिशर्स भी क्या कर रहे थे, मौका ढूंढ रहे थे मूवमेंट को सप्रेस करने का। और दोनों को मौका मिल गया, और दोनों को मौका मिला चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ये हुआ था फरवरी में, आई थिंक 4 फरवरी को ये हुआ था। इसको एक बार कंफर्म कर लेना कि ये 4 फरवरी है या 5 फरवरी है। 4 फरवरी को हुआ था ये 4 फरवरी 202 नहीं है यहाँ पर, याद रखना ये 4 फरवरी 1922 में। ठीक है, फरवरी 1992 में ये हुआ था 4 फरवरी को। यहाँ पर क्या हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में जगह है अभी प्रेजेंट टाइम में, अगर हम बात करें चौरी चौरा। इसकी जो कहानी है वो कुछ ऐसी है। देखो होता क्या है कि एक भगवान दीन अय्यर, लीडर का नाम लिख लो, भगवान दीन अय्यर, भगवान दीन अय्यर। ये जो लीडर थे, ये क्या करते हैं कि जो लोकल लोग थे उनके साथ मिलकर अनशन पे बैठ जाते हैं। अब ये जो लीडर था ये रिटायर्ड ब्रिटिश सोल्जर था, तो मतलब इसकी अपने एरिया में थोड़ी सी धाक होगी। अपने साथ लोगों को लिया इसने और अनशन पे बैठ गया, हड़ताल पे बैठ गया। इसका कारण ये था, इसने कहा कि सर आटा चावल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, उनको कम कर दो। गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को मौका चाहिए था, सरकार क्या करती है, इसको उठाती है और जेल में डाल देती है। जब इसको जेल में डाल दिया तो जो इसके सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो जिस जेल में डाला था उसको जला दिया। वायलेंस हो गया। गांधी जी को भी मौका मिल गया मूवमेंट को सप्रेस करने का, और ब्रिटिशर्स को भी मिल गया मूवमेंट को सप्रेस करने का। यानी कि गांधी जी को मौका मिल गया मूवमेंट को रोकने का, और ब्रिटिशर्स को मिल गया मौका मूवमेंट को सप्रेस करने का। तो फाइनली क्या हुआ कि गांधी जी यहाँ से इमीडिएटली विद इन 5 डेज, विद इन 5 to 6 डेज 11 फरवरी को जो है वो 11 फरवरी को जो है वो विड्रॉ करते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। और जैसे ही विड्रॉ किया जाता है, इमीडिएटली ब्रिटिश सरकार क्या करती है, गांधी को अरेस्ट कर लेती है। गांधी हो गए अरेस्ट, और मैक्सिमम यहाँ से जितने भी लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये यहाँ पर क्लियर हो गया। देन उसके बाद जो खिलाफत इशू था, जो मुस्लिम खिलाफत इशू की वजह से सपोर्ट कर रहे थे, उनको क्या किया गया, टर्की को बना दिया रिपब्लिक। कि टर्की एक रिपब्लिकन कंट्री है जहां पर उनका अपना सिस्टम अब चलेगा।
यानी कि रिपब्लिक में क्या होता है, सारे रिलीजन्स को जो है रिस्पेक्ट दी जाती है, और हेड क्या होगा, इलेक्टेड होगा। और मुस्लिम, टर्की एक मुस्लिम कंट्री है, यानी कि हेड जो है वो मुस्लिम ही होगा। तो ये जो है वो यहाँ से टर्की जो है वो खलीफत जो है वो शांत हो जाती है मूवमेंट, और फाइनली जो है वो मूवमेंट जो है वो नॉन कॉर्पोरेशन खत्म हो जाती है। अब जब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यहाँ पर खत्म हो गई, तो जैसे ही ये खत्म होती है, अगेन यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन रेज हो जाता है कि अब नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट क्या होगा। क्या हम दोबारा से कोई मूवमेंट लॉन्च करें, क्या हम दोबारा से गांधी जी पर ट्रस्ट करें, या फिर कोई और लीडर आएगा वो कोई नई मूवमेंट जो है वो लॉन्च करेगा, या फिर गांधी जी इसको कंटिन्यू भी करते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा था कि गांधी जी जो है वो अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस तो कहाँ लॉन्च करना, गांधी जी ने एनसीएम को ही जो है वो वापस ले लिया। अब नेक्स्ट है इसके बाद कि सिग्निफिकेंस, कि ये जो एनसीएम थी इसका सिग्निफिकेंस क्या था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो सबसे पहला तो यही है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो यहाँ पर प्रमोट हुई है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ने साथ में मिलकर जो है वो सरकार को जो है वो चैलेंज किया। मास पार्टिसिपेशन, मास पार्टिसिपेशन में देखो कैसे, अब अगर कोई वॉयलेंस एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल वॉयलेंस एक्टिविटीज़ है या कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, अब मुझे आप बताओ कि क्या सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन मैसिव लेवल पर देखा जा सकता है? क्या वुमेन जो है वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट करेगी? नो सर। नहीं करेगी। दूसरा, क्या कोई अगर मान लो सपोज दैट कि कोई अगर हमें एक्टिव जो है वो रेजिस्टेंस लेकर जाना है, तो क्या उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन होगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि मेन कारण यहाँ पर ये है कि वो वुमेन, हमारे यहाँ पर वुमेन्स को प्रोटेक्ट भी हमें करना है, ऐसा भी हमारा टारगेट था। ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाना था। तो गांधी की जो मूवमेंट थी वो नॉन वायलेंस बेस्ड थी। गांधी जी ने कहा कि आओ हम सब बैठ कर क्या करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। मूवमेंट की मूवमेंट हो गई, और साथ में लोग के लोग इकट्ठे हो गए। इसका ऐसा कहा भी जाता है कि गांधी जी जो है वो प्रचार करते थे धर्म का, और ब्रिटिश सरकार सप्रेस भी नहीं करेगा। अब ब्रिटिश क्या बोलेगी, ब्रिटिश, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या, क्या किस किस वे में जो है वो अरेस्ट करेगी गांधी या अदर लोगों को, जब लोग क्या कर रहे हैं सड़कों पर जो है वो भजन गाते चल रहे हैं, भजन गाते चल रहे हैं, तो वो क्या होगा, अपनी एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो एक तरह से वायलेंस तो हुआ नहीं, तो सरकार को भी कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं मास पार्टिसिपेशन। तो सबसे पहला वुमेन का पार्टिसिपेशन, चिल्ड्रंस ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया, लेबर क्लास ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया, पीजेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया। यानी कि मैक्सिमम जितने भी जो सेशंस थे, जितने भी जो है वो हमारी सोसाइटी के जो ग्रुप्स थे, उन्होंने सबने यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेशन किया है। नेशन वाइड इसका स्प्रेड हुआ। इससे पहले कोई भी मूवमेंट जो है वो इतनी स्प्रेड नहीं हुई थी, इतना ज़्यादा जो है वो मासिस पार्टिसिपेशन नहीं था। इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस, या सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल लाइक अनटचेबिलिटी, इससे पहले जो है वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में जो है वो, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में कहीं भी जो है वो सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात नहीं की गई थी। गांधी जी जो है वो पहली बार यहाँ पर बात करते हैं अनटचेबिलिटी की। गांधी जी कहते हैं कि अनटचेबिलिटी एक इशू है जिसको हमें नेशनल पॉलिटिक्स में ऐड करना पड़ेगा, हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा, वरना ब्रिटिश क्या कर सकते हैं कि ये अनटचेबिलिटी वाले सिस्टम को यूज़ करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पर खेल सकते हैं। देन लिमिटेशंस की बात करें कि क्या क्या लिमिटेशंस थी, तो सबसे पहली लिमिटेशन है कि ये मूवमेंट जो है वो सिर्फ 2 साल तक रहती है। यहाँ पर जो है वो लोगों में जो है वो लिमिटेड अवेयरनेस थी, किसी को अभी इतने अच्छे से क्लियर नहीं था कि नेक्स्ट जो है वो स्टेप क्या होगा अगर हम नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं। दूसरा, यहाँ से कोई क्लियर गोल नहीं था, मतलब हमें ये पता था कि हम नॉन कॉपरेट कर रहे हैं, हम सरकार के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें ये क्लियर नहीं था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें सेल्फ रूल चाहिए, ठीक है, या फिर हमें जो है वो पूरी इंडिया आज़ादी चाहिए। साथ में गांधी जी को यहाँ पर लगता है कि अभी बहुत कंस्ट्रक्टिव वर्क करने की ज़रूरत है, अभी मासेस जो है वो प्रिपेयर नहीं है फ्रीडम के लिए। तो यहाँ पर जो है वो इसके बाद 1921 में जो है वो यहाँ पर क्या बनते हैं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनती है, जिसको बनाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती यूनिवर्सिटी बाय टैगोर। अहमदाबाद सेशन होता है जिसको प्रेसाइड किया था हाकिम अजमल खान ने, और ये जो है वो जेल में थे उस टाइम पे, बट यहाँ पर जो एक्टिंग, जो आपके जो एक तरह से बात करें आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सी आर दास। वॉइस रॉय जो इस टाइम पर थे वो थे लॉर्ड रीडिंग। 1921 में जब वो भारत आए थे। अब देखो इमीडिएटली हम 1921 की बात कर रहे हैं और हमने कहा हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कैसे पता चलता है, देखो प्रेसिडेंट कौन थे, हाकिम अजमल खान, लेकिन वो तो जेल में थे उस टाइम। लेकिन तो यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया किसको, सी आर दास को। तो सी आर दास एक हिंदू और हाकिम अजमल खान एक मुस्लिम, तो दैट मीन्स हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसके बाद 1922 में
1922 में जो है वो आपको एक एक्ट मिलेगा, दैट इज सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922। सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग में। यहाँ पर जो है वो गुरुद्वारा एक्ट के अंडर जो है वो जो गुरुद्वारा सिख श्राइन्स थे उनका कंट्रोल किसके पास चल जाता है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर। अब 1922 का आता है गया सेशन। गया सेशन को प्रिसाइड करते हैं सी आर दास। सी आर दास जो है वो पॉलिटिकल गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के। मुझे बताओ कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? किसी को पता है? हमने पढ़ा है उन पर्सनैलिटी का नाम और बहुत 4-5 बार डिस्कस किया था, इवन लाइक उन्होंने गांधी को इनवाइट भी किया था। गोपाल कृष्ण गोखले। कृष्ण गोखले। तो गोखले जी जो है वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। 1922 का जब गया सेशन होता है तो सी आर दास उसको प्रेसाइड करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ 1922 में, देखो एनसीएम खत्म हो गई, ठीक है, एनसीएम तो चली गई, नॉन करप्शन मूवमेंट खत्म। अब उसके बाद नेक्स्ट में क्या, तो नेक्स्ट में सी आर दास बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, हम जो है वो काउंसिल में एंट्री करेंगे, यानी कि हम सरकार में एंट्री करेंगे और सरकार को अंदर जाकर जो है वो खोखला करेंगे। लेकिन जब ये बात सी आर दास ने यहाँ पर रखी तो यहाँ से आप देखते हैं कि आईएनसी में एक स्प्लिट होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक स्प्लिट होता है। और ये जो स्प्लिट है, इसमें स्प्लिट का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस अलग हो गई, कांग्रेस टूट गई, विद इन कांग्रेस ही थे। सी आर दास ये कहता है कि मैं कांग्रेस से अलग नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस में ही एक पार्टी बना रहा हूँ, दैट इज स्वराजिस्ट, जिसको कहा गया स्वराजिस्ट। यहाँ पर जो लीडर्स थे वो थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, काउंसिल में एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि जीओआई एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है वो यहाँ पे इलेक्शंस की बात की गई थी। देन उसके बाद दूसरी साइड आते हैं नो चेंजर्स। नो चेंजर्स का मतलब हो गया कि ये वो लोग थे जिन्होंने गांधी को फॉलो किया। मतलब इन्होंने कहा कि अभी जो है वो हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है वो करना है, अभी मासिस जो है वो फुली रेडी नहीं है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। यहाँ पर आते हैं राजेंद्र प्रसाद, जिन लीडर्स के आपको नाम याद रखने हैं। राजेंद्र प्रसाद एक इंपॉर्टेंट लीडर है जो यहाँ पर आते हैं। और स्वराजिस्ट में आते हैं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, जो डिमांड करता है काउंसिल एंट्रिंग की। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है 1923। 1923 में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे काकीनाडा का सेशन हुआ। काकीनाडा का जो ये सेशन हुआ इसको प्रिसाइड किया था मौलाना मोहम्मद अली ने। मौलाना मोहम्मद अली ने इसको प्रिसाइड किया था। उसके बाद 1924 का एक सेशन होता है जो कहाँ पर होता है, बेलगांव में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1924 का सेशन बेलगांव में हुआ था। ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अकेला सेशन है जो महात्मा गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। इट इज़ द ओनली सेशन दैट इज प्रिसाइडेड बाय द महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी इसके प्रेसिडेंट थे। इसके बाद 1925 में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सरोजिनी नायडू जो है वो प्रेसिडेंट बनती है। और ये सेशन कहाँ पर होता है, कानपुर में। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इससे पहले 1924 में जो है वो यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनी है, यानी कि एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1924 में यहाँ पर बनी थी। और इसके जो फाउंडर थे वो भी हम अभी आगे पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर जो है वो एक सेपरेट वीडियो जो है वो हम लेकर आएंगे। 1925 में अगर हम बात करें, सरोजिनी नायडू जब यहाँ पर बनी तो ये पहली भारतीय महिला थी। मुझे बताओ पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थी? एनी बेसेंट। और कौन सा वो सेशन हुआ था? 1917। कहाँ पर हुआ था वो नहीं, सेशन? हाँ 1917 ही है सर, कलकत्ता। कलकत्ता में। इसके बाद 1923 में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ली कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है। ये भी 1923 में ही आएगा। ली कमीशन मतलब पब्लिक सर्विस रिफॉर्म के लिए यहाँ पर जो है वो कमीशन जो है वो बनाया जाता है। अब देखो 1924 में चलते हैं। 1924 में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सत्यभक्त, ये नाम याद रखना, सत्यभक्त बनाते हैं इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनती है और इसको बनाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफतुल्ला खान और सचेंद्र नाथ बख्शी। 3 लीडर्स जो थे इन्होंने जो है वो यहाँ पर जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई 1924 में। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, देखो ये मैंने साथ में इंक्लूड कर दिया है क्योंकि प्रीलिम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं।
तो 1924 में ही जो है वो आपका बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनी थी, इसको बनाया था बी आर अम्बेडकर ने, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि जो सोशल इवल्स थे, जो सोशल रिचुअल्स थे, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के फेवर में नहीं थे, उन्हें जो है वो यहाँ से बायकॉट किया गया है। सेम ईयर 1924 में अगर हम बात करें, यहाँ पर 1924 से लेकर 1916 तक, सॉरी 1924 से लेकर 2016 तक यहाँ पर जो है वो रेलवे बजट को जो है वो सेपरेट किया गया हमारे प्रोविंशियल बजट से, यानी कि जो 1924 में रेलवे बजट को सेपरेट किया था, टिल 2016 तक जो है वो उसको सेपरेट ही यहाँ पर रहने दिया है। इसके बाद यहाँ पर बनता है वैकोम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह की अगर हम बात करें 1924 से लेकर 1925 के बीच में, और ये एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी जो कहाँ पर लीड की गई थी, तमिलनाडु में। यानी कि ये जो वैकोम सत्याग्रह था ये डिप्रेस्ड क्लासेस ने लीड किया था, और इनकी जो मेजर डिमांड थी वो थी कि हमें भी जो है वो टेम्पल्स में एंट्री होने की परमिशन यहाँ से दी जाए। टेम्पल्स में एंट्री देने की परमिशन का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी को प्रमोट करना, जो इनका मेन टारगेट था। और इसमें वैकोम सत्याग्रह में जो है वो एक मूवमेंट आती है, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। पेरियार जो है वो यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका रोल यहाँ पर रहता है। इसके बाद की रोल की अगर हम बात करें, पेरियार यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन उसके बाद 1922 से लेकर 1927 के बीच में यहाँ पर जो है वो पेशावर कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ। पेशावर कॉन्स्पिरेंसी केस, कॉन्स्पिरेंसी मतलब यहाँ पर पेशावर में कुछ इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट को हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ था, यहाँ पर जो है वो एक कॉन्स्पिरेंसी केस बना था जिसमें ट्रायल हुए थे इंडियंस के, और बहुत सारे लीडर्स को जो है वो यहाँ पर जो है वो फांसी दे दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस। कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस जो है वो 1924 में हुआ था, और इसमें जो लीडर्स थे, लीडर्स पूछे जाते हैं कि कौन सा लीडर जो है वो कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस से था या नहीं था। तो देखो इसमें याद करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कि आप इसको 3-4 बार पढ़ो। S.A. ढांगे, M.N. रॉय, मुजफ्फर अहमद, नालिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी, ये लीडर्स थे जो आपके जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो फर्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर जो कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस था उसके मेंबर थे। कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस के मेंबर्स S.A. ढंगे, M.N. रॉय, मुजफ्फर अहमद, नालिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जितने भी लीडर्स थे ये कम्युनिस्ट जो है वो लीडर्स थे। तो कहीं ना कहीं कानपुर जो कॉन्स्पिरेंसी केस था ये लिंकअप करता है किसके साथ, कम्युनिस्ट के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ककोरी रॉबरी केस। ककोरी रॉबरी केस बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी फेमस जो है वो केस है। ककोरी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक ट्रेन को लूटने की बात की जा रही थी। जो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, और ये प्लान करती है कि हम क्या करेंगे, हम जो है वो ककोरी जो ट्रेन है उसको लूटेंगे। इसमें जो लीडर्स थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और राजेंद्र लहरी। लेकिन होता क्या है कि ये प्लान ना लीक हो जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर जो लीडर्स थे, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लेती है, और यहाँ पर करीब 40 जो है वो लोगों का ट्रायल होता है। फिर उसके बाद 1926 में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक वॉइस रॉय जो है वो भारत में आते हैं, दैट इज़ लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है वो यहाँ पर भारत में आते हैं, और 1926 से लेकर 1931 के बीच में जब वो ये भारत में रहते हैं, इनके टाइम पे जो है वो जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए। अब यहाँ पर समझो एक बात कि 1919 के एक्ट में ये कहा गया था कि एक कमीशन बनाया जाएगा 10 साल बाद, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करेगा। तो 10 साल बाद तो नहीं बना, 2 साल पहले बना दिया उसको, यानी कि 1927 में जो है वो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था साइमन कमीशन। और ये जो साइमन कमीशन था, इसने जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो 1929 में रखी, और इस रिपोर्ट के बिहाफ पे जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई, और उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये तीनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। 1927 में इसके अलावा ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है वो बनी थी, जिसको लीड किया था मैग्रेट कजन ने, या मार्गरेट कजन जो है वो इन्होंने रोल यहाँ पर प्ले किया है। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1927 में ही बटलर कमीशन बनी थी, या बटलर कमेटी भी इसकी अगर हम बात करें, तो ये जो बटलर कमेटी है ये किस लिए बनाई गई थी, एक तो प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश इंडिया के बीच के जो रिलेशन है, या प्रिंसली स्टेट और क्राउन के बीच में जो रिलेशंस है उसके बारे में जो है वो चर्चा यहाँ पर की जाए, उसके लिए जो है वो ये कमेटी यहाँ पर बनी थी।
इसके बाद 1928 में क्या होता है कि जब साइमन कमीशन भारत आता है, साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे, लेकिन उन 7 मेंबर में कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी भारतीय उसमें नहीं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट उस यहाँ पर तो इस जो ये काउंसिल थी इसका जो है वो विद्रोह किया जाता है, साइमन कमीशन का विद्रोह किया जाता है हर जगह। और जहाँ जहाँ भी ये साइमन कमीशन जाता है वहाँ पर जो ब्लैक फ्लैग, काली झंडियाँ, और साथ में जो है वो साइमन गो बैक के नारों से जो है वो साइमन कमीशन का स्वागत किया जाता है। मीन वाइल क्या होता है यहाँ पे कि 1900 अगर हम बात करें 2016 में, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें यहाँ से कि जो आपका ये साइमन कमीशन है और इसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स है, प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि 1928 में साइमन कमीशन को चैलेंज करने के लिए एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है या मीटिंग होती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि मोतीलाल नेहरू के अंडर जो है वो एक कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी का काम होगा संविधान को प्रिपेयर करना। ये बात समझो यहाँ पर कि इस कमेटी के अंडर जो है वो हम क्या करेंगे, एक जो है वो संविधान जो है वो यहाँ पर बनाएंगे, जिसका जो रिजल्ट था वो था नेहरू रिपोर्ट। अब ये जो नेहरू रिपोर्ट आई, इस नेहरू रिपोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस है। लाइक इसमें कहा गया कि हमें सेल्फ रूल की बात करनी है, इन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए, इन्होंने साथ में ये कहा कि ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, ब्रिटिश आर्मी के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे। ये सब कुछ इनिशिएटिव्स थे जो इन्होंने लिए। लेकिन साथ में ये याद रखना कि जो साइमन कमीशन के बाद जो ये नेहरू रिपोर्ट आई, इसका जो है वो बायकॉट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कि जो यंग लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं जो है वो इस रिपोर्ट के जो है वो फेवर में नहीं थे। जो ये नेहरू रिपोर्ट जो आई इसके बाद यहाँ पर क्या, इवन लाइक जिन्ना ने भी जो है वो यहाँ पर जो है वो इसको अपोज किया था। मीन वाइल क्या होता है 1928 में एक पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे थे वॉयलेंस, अब सभी को ये क्लियर था कि जब आईएनसी की डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है कि कोई ना कोई जो है वो वायलेंट एक्टिविटी यहाँ पर रेज करेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो वो क्या किया जाता है, पहले ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो लगा दिया जाता है। कहाँ पर सबसे, और ठीक है, पूरे ब्रिटिश इंडिया में। और दूसरा यहाँ पर 1928 का कलकत्ता सेशन होता है, जहाँ पर जो है वो मोतीलाल नेहरू जो है वो नेहरू रिपोर्ट को रखते हैं और इसको पास करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यंग लीडर्स थे वो ये कहते हैं कि हमें चाहिए स्वराज। ये जो यंग लीडर्स थे ये कहते हैं कि हमें चाहिए स्वराज, हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बाहर से हमें कॉपरेट करे, हमें एक इंडिपेंडेंट रूल चाहिए। तो ये डिमांड होती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं और सिर्फ वो होम रूल ही को ही पास करवाते हैं। मीनवाइल 1929 का सेशन होता है और 1929 के सेशन में जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। यहाँ पर जो है वो डिसाइड किया जाता है कि अगर जो है वो ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, अगर ये जो हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो आइडिया जो है वो अडॉप्ट करते हैं, अगर ये फेल हो जाता है तो पूरे नेशन वाइड मूवमेंट जो है वो लॉन्च की जाएगी। और ब्रिटिश सरकार जो यहाँ पर एक्शन लेती है वो ये कि ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि डिफरेंट सेक्शंस के लीडर्स को जो है वो लंदन में इनवाइट करती है। इसमें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी इनवाइट किया जाता है, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो नहीं जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो सिर्फ अदर जो लीडर्स थे, अदर जो अगर हम बात करें जो लीडर्स थे उन्होंने ही जो है वो यहाँ पर ज्वाइन किया। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, जब 1928 में एक इवेंट और आता है छोटा सा, वो आता है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जो है यहाँ पर बनती है और इसको बनाते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 1928 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट और है, वो है भगत सिंह। भगत सिंह जो है वो यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाते हैं। यानी कि जो आपकी पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, ठीक है, इसको यहाँ पर जो है वो सोशलिस्ट वर्ड जो है वो यहाँ पर जो है भगत सिंह जो है वो ऐड करते हैं इसमें। मीन वाइल 1928 का सेशन होता है, बारदोली सत्याग्रह यहाँ पर हुआ। देखो मैंने आपको बताया था एक बारदोली रेजोल्यूशन, बारदोली रेजोल्यूशन किससे लिंकअप करता है, मैंने एक रेजोल्यूशन की बात की थी और एक सत्याग्रह। सत्याग्रह को हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन आपको बताना है कि सर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये अब ये बारदोली सत्याग्रह की बात होती है, देखो अभी गांधी जी कहीं एक्टिव है नहीं, गांधी जी अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं। ये बारदोली सत्याग्रह 1928 का लीड किया था सरदार पटेल ने। और यहाँ पे जो है वो सरदार मतलब पटेल को जो है वो वल्लभ भाई पटेल को जो है वो यहाँ पे सरदार का टाइटल मिला है। और ये सरदार का टाइटल जो है वो बारदोली की वुमेन्स ने दिया था। जो बारदोली की वुमेन थी उन्होंने जो है वो सरदार का टाइटल दिया था वल्लभ भाई पटेल को। और ये जो बारदोली सत्याग्रह था ये लीड तो किया था सरदार पटेल ने,
लेकिन इसको ऑर्गेनाइज जो किया गया था वो किया गया था गांधीयन लाइंस पे, यानी कि गांधी जी की आइडियोलॉजी पे। तो दैट मीन्स गांधी जी जो है वो अगेन फ्रीडम स्ट्रगल में वापस आते हैं। तो जब यहाँ पर लाहौर का सेशन होता है 1929 का, तो यहाँ पर जो यंग लीडर्स थे लाइक सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, ये कहते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट जो है वो फ्रीडम चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, हम फ्रीडम की पूरी कंप्लीट की बात करेंगे, आप मुझे बस एक चांस दे दो। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ठीक है, हम आपको एक चांस देते हैं और सरकार को भी 1 साल का टाइम देते हैं कि सरकार जो है वो जो हमारी जो कंडीशंस है, सरकार अगर उसको मानती है तो हम जो है वो क्या करेंगे, अपनी जो मूवमेंट है उसको एक तो रोकेंगे, प्लस साथ में जब साइमन कमीशन ने 1929 में रिपोर्ट रखी थी, तो उस रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो RTC जो है वो लंदन में ऑर्गेनाइज की जाती है। तो मैंने बताया कि इसमें इनवाइट किया जाता है सारे लीडर्स को, सारे के सारे ग्रुप्स और सारी सारी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को। तो INC को भी यहाँ पर बुलाया जाता है, लेकिन INC नहीं जाती है। तो 1930 में यहाँ पर ऑलरेडी एक RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहले हो जाती है, लेकिन इस काउंसिल में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन नहीं करती। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर ज्वाइन नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि सरकार, ब्रिटिश सरकार ये कहती है कि INC के बिना भारत के बारे में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, INC को बुलाओ। तो यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट होता है। तो पहले फर्स्ट RTC हुई, देन उसके बाद यहाँ पर गांधी इरविन गांधी पैक्ट होता है, जिसकी एंडोर्समेंट जो है वो कराची सेशन हुआ था 1931 का। ये भी इंपॉर्टेंट सेशन है, कराची सेशन हुआ था 1930 का। इसमें जो है वो ये जो है वो एंडोर्समेंट इस सेशन इसकी होती है पैक्ट की। और फिर उसके बाद क्या होता है, 1931 में जो है वो गांधी जी जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाते हैं। बट लेकिन वहां पर एक पर्सनालिटी ऑलरेडी बैठे थे, दैट इज BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर वहां पर कहते हैं कि हमें यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस को क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार इसको एग्री करती है और कॉमनवेल्थ अवार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करती है। जब ब्रिटिश सरकार इसको एग्री करती है तो गांधी जी इमीडिएटली वहां से उठकर वापस आ जाते हैं। गांधी जी इमीडिएटली वहां से उठकर वापस आ जाते हैं और CDM को जो है वो यहाँ पर दोबारा कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये बात आ गई CDM बीच में। तो ये CDM को जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है वो पूरे हमें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। हम उससे पहले 1929 के कुछ इवेंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई है, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो है पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया। और यही पूर्ण स्वराज को आज हम रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन यहाँ पर बनी थी। देखो एक बनी थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में। जब फेडरेशन की जगह यहाँ पर कांग्रेस लिखा होगा तो दैट इज बाय लाला लाजपत राय। और जब फेडरेशन की बात करते हैं तो ये बनाई थी इस पर्सनैलिटी का लीडर का नाम मैं आपको कल बताऊंगा क्लास में, और अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि डेथ जो है वो यहाँ पर हो जाती है जतिन दास की। लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस होता है और डेथ ऑफ द जतिन दास, ये भी पेपर में पूछा गया है एक बार कि यहाँ से जो स्टेटमेंट बनी है कि जतिन दास को भी जो है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के साथ फांसी दी गई थी, तो ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो है वो जतिन दास की जो है वो हंगर स्ट्राइक की वजह से डेथ हो जाती है। दिल्ली मैनिफेस्टो जो है वो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं लिंकअप करता है लॉर्ड इरविन के साथ, जिसमें ये कहा गया था कि जो इरविन है, इरविन की तरफ से कहा गया था कि अगर कांग्रेस ज्वाइन करती है तो कुछ कंसेशन जो है वो मिलेगा कांग्रेस लीडर्स को। दीपावली डिक्लेरेशन भी यहाँ पर था। दीपावली डिक्लेरेशन जो है वो लॉर्ड इरविन का था, और दिल्ली मैनिफेस्टो जो है वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर किया था भारतीयों ने, जिसमें जो है वो कंडीशंस रखी गई थी। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके बाद मीनवाइल यहाँ पर क्या होता है 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है शुरू होती है। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को तो हम पढ़ेंगे कल, लेकिन इसके बीच के मैं आपको थोड़ी सी कहानी यहाँ पर बताना चाहूँगा, जिसमें क्या आता है सबसे पहले कि देखो 1929 में जब यंग लीडर्स ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो गांधी जी बोलते हैं कि आप रुको, हम मुझे एक चांस दो, ठीक है, और अगर मेरी कंडीशंस को सरकार मान लेती है तो देन हम जो है वो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को फॉलो करेंगे। अगर सरकार ने मना कर दिया तो फिर हम पूर्ण स्वराज की तरफ जाएंगे। तो सरकार ने जो है वो नहीं एक्सेप्ट किया। इवन लाइक सरकार ने जो कॉमनवेल्थ अवार्ड इंट्रोड्यूस कर दिए। तो फाइनली यहाँ पर क्या होता है कि 1930 में जो है वो यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है वो गांधी जी लॉन्च कर देते हैं, जिसमें 12 मार्च को जो है वो सॉल्ट के लिए जो है वो सत्याग्रह, सॉल्ट के लिए जो मार्च जो है वो शुरू किया जाता है। और अराउंड 6 to 7 जो है वो अप्रैल यहाँ पर जो है वो सॉल्ट को ब्रेक किया जाता है,
और ये इसके बाद जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो सत्याग्रह शुरू होता है, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से शुरू होती है। आपको बताना है कि गांधी जी ने जो है वो सॉल्ट क्यों यहाँ पर जो है वो चूज़ किया, वाई गांधी जी सिलेक्टेड सॉल्ट हेयर।